ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो दिस विल बी दी सेकेंड लेक्चर, है ना। फिजिक्स की हम लोग सीरीज कर रहे हैं अभी, और इसमें सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी पे था। तो बाय डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैन बी मेज़र, हर वो चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे मेज़र करते हैं। ये तो मेज़रेबल प्रॉपर्टी हो गई। हाउ टू मेज़र इट, तो मैंने आपको बताया था। इसको दो सिस्टम में मेज़र करते हैं, एक एमकेएस होता है और एक सीजीएस होता है। बड़ी वैल्यू एमकेएस में होती है, सीजीएस में छोटी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर, है ना। स्केलर और वेक्टर। मैंने बताया था कि वर्क हो गया या जितने भी टाइप की एनर्जी होंगी स्केलर होगी। वेक्टर में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, है ना। अब देखिए, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखे रहनी है। अब कभी कभी ना कुछ चीज़ों को आप जैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल कि जैसे वर्क है फोर्स, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला भी आप लोग को याद रखे रहना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ फार्मूला एटलीस्ट आप वो याद रखे रहिएगा। और ये मैं फार्मूला आपको 10 ईयर्स के पीवाईक्यू के भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। और ये आप पीवाईक्यू आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसका लाइव क्लास लेकर के उसमें बताया भी हूँ कि किस तरीके का क्या ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो फॉर्मूले भी डायरेक्ट आए हुए हैं, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे भी मैं आपको वर्क और एनर्जी में चैप्टर पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूले को, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने फोर्स बताया था वेक्टर, और ये भी क्या है, वेक्टर। अब दोनों वेक्टर हैं तो फिर हम इसे वर्क को वेक्टर क्यों नहीं कहते? तो बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स में भी कुछ थ्योरी होती हैं, ठीक है। वेक्टर एक मैथमेटिक्स टर्म भी है, ठीक है, अलॉन्ग विद दी लाइक फिजिक्स पार्ट। जैसे एक थ्योरी है कि दो वेक्टर का, ध्यान से समझिए, अगर कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये स्केलर माना जाता है ना। और दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, तो वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये मैं लिखा तो ऐसे हूँ समझाने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन है, बट इसको मैं फिजिक्स के तौर पे ऐसे लिखूँगा। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है ना। और जब डॉट हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, कॉस थीटा, है ना। अब देखो, आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना, बस आपको एक फार्मूला याद रख लो, क्या कि वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना, क्यों, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन यूपीएससी में भी आने लग गए हैं, सॉरी यूपीपीसीएस में आने लग गए हैं। तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखे रहना कि वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। बट अगेन ये स्केलर क्यों होता है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होते हैं, जिसके वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्केलर। प्लीज़ इतना याद रखे रहना, ठीक है। तो अगर इतना आप याद रखे रहोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वर्क से रिलेटेड। क्लियर हो गया। बाकी वर्क को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर होगा। अब मैं आपको वापस आज की लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट लेक्चर का पार्ट था। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक एक चीज़ को लेके, मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं आपको प्रेशर पढ़ा रहा हूँ ना, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर है क्या, ठीक है। तो प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया जा सकता है कैसे, फोर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि प्रेशर क्या है बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम कि फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर स्केलर है या प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर है या वेक्टर है, तो व्हाट विल बी योर आंसर। क्योंकि मैंने बोला था जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊँगा उन सभी को आपको उसके वेक्टर और स्केलर के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, स्केलर है। क्या है, स्केलर है। सबसे पहली बात तो ये हमें जानना। सेकेंड चीज़ कि अभी प्रेशर को हम लोग मेज़र किस में करते हैं, तो प्रेशर को हम लोग मेज़र किस में करते हैं, बताइए आप लोग, प्रेशर को किस में मेज़र करते हैं? तो पास्कल, क्या है ये, पास्कल। ये पास्कल किसके नाम पे आया, ब्लेस पास्कल के नाम पे आया। ये पास्कल्स लॉ क्या होते हैं, तो ये मैं आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। अभी आपको क्या समझना है कि प्रेशर कैसे रोल इम्पैक्ट करता है पूरे साइंस में, ज्योग्राफी में और
इन्वायरमेंट में, क्योंकि आप लोगों को साइंस में सिर्फ अपना जनरल साइंस नहीं ख़त्म कराना है, आपको साइंस को सोचना, समझना, इंटरलिंक करना भी साथ में सिखाना है, ठीक है। उसी सिलसिले में मैं पहले आपको यहाँ पे प्रेशर को कैसे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में आएंगे, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ा रहा हूँ, ना कि इस प्रेशर वाले चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, है ना। प्रेशर चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ाऊँगा, जहाँ पे प्रेशर आएगा, थ्रस्ट आएगा, बर्नौली थ्योरम आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ती हैं, कैसे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। बट अभी क्या है, आपको ध्यान रखे रहना है क्या, कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज़ और, कि प्रेशर रोल कैसे प्ले करता है डेली लाइफ में, तो रोल ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना, रोल ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इजी टॉपिक्स, ठीक है, फिर मैं इसको इंटरलिंक करूँगा ज्योग्राफी से, देन इन्वायरमेंट से। अब आप ये बताइए कि बात हो रही है प्रेशर की, हमें प्रेशर पढ़ा कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों चीज़ न्यूमरेटर में है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और अगर अपॉन में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको सोचना कैसे था कि प्रेशर अगर यहाँ पे बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, या फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। उल्टा इसमें सोचना था, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, है ना। अब इस चीज़ को आप सोचिए और अप्लाई करना है कैसे। पहला क्वेश्चन, कि रेलवे की जो ट्रैक होती हैं, ठीक है, रेलवे की जो ट्रैक होती है उनके पटरियों के बीच में ज़्यादा गैप क्यों होता है। ज़्यादा गैप को मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ज़्यादा एरिया क्यों होता है, ठीक है, एरिया क्यों होता है। तो आपको पता है क्या कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और आपको पता है प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, फोर्स कम होगा तो सिंक कम होगा, मतलब ये पटरी जो है धंसेगी नहीं। क्लियर हो गया, एक ये क्वेश्चन। अब देखो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को इंटरलिंक करना है प्रेशर से रिलेटेड जो आते हैं। आपसे पूछेगा कि आपकी बैक की जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी क्यों होती है, ठीक है, पतली क्यों नहीं होती एकदम। तो आप बताओ, बैक की अगर स्ट्रिप चौड़ी है तो एरिया क्या हो गया इसका, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम, तो फोर्स क्या हो गया, कम। तो जो आपके गर्दन पे, ठीक है, या आपके कंधों पे क्या होगा, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो कहीं वहाँ पे सेप वगैरह या फिर दाग नहीं पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको उसी के भी आप पे सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे फर्दर आपसे पूछ सकता है कि अगर आप एक पैर पे खड़े हैं, ठीक है, और एक केस में आप दो पैर पे खड़े हैं, तो आप बताइए दोनों में से ज़्यादा प्रेशर किस में लगेगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या सोचना है, अगर दो पैर से खड़े हो तो आपका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कम हो गया, तो आपका जो दोनों पैर है, अगर आप सैंड पे खड़े हैं तो सैंड में सिंक नहीं होगा, ठीक है, धंसेगा नहीं। लेकिन एक पैर पे हैं तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि एरिया क्या होगा, कम, तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो इस तरीके से आपकी पैर सिंक कर सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि साइंस में, जनरल साइंस में कैसे पूछा जाएगा। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से लाइक और जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक ज्योग्राफी में कैसे ये प्रेशर रोल प्ले करता है, इसको हमें कैसे इंटरलिंक करना है ज्योग्राफी से, है ना। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, प्रेशर इन ज्योग्राफी, है ना। अभी मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ, और भी जो पर्सपेक्टिव हैं प्रेशर के वो डिस्कस किए जाएंगे किस में, फ्लूइड डायनेमिक्स में, है ना। क्योंकि अभी सभी प्रेशर को डिस्कस करूँगा तो लाइक 1.5 आवर चले जाएंगे, तो फिर उस चैप्टर में क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो प्रेशर इन ज्योग्राफी, तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब एयर के पर्सपेक्टिव में कैसे समझना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एयर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है वार्म एयर और एक होता है आपका कोल्ड एयर। अब आपको ये समझना है कि कोल्ड एयर का मतलब एटम्स कैसे होंगे, पास पास में होंगे, वार्म एयर का मतलब एटम कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। तो अगर मैं पर यूनिट एरिया की बात करूं, एक इतना एरिया ऊपर से कट कर दूं और उतना ही एरिया नीचे से कट कर दूं, तो आपको पता होगा इसमें एटम ज़्यादा आएंगे नीचे वाले में, और ऊपर वाले में एटम कम आएंगे। तो नो डाउट वार्म एयर में क्या होगा कि कम एरिया में, सॉरी, ज़्यादा एरिया में कम एटम है, और यहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा एटम्स है। मतलब अगर मैं पर यूनिट एरिया यहाँ से काटूँ, ऐसे समझिए, ये वार्म एयर के एटम्स हो गए, है ना, ऐसे समझना है। कोल्ड एयर के एटम कैसे होंगे, पास पास में होंगे, ठीक है, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, 1 मीटर स्क्वायर का कट यहाँ पे काटूंगा और 1 मीटर स्क्वायर कट का यहाँ पे काटूंगा एक कट। दोनों कट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कहाँ आ रहे हैं, नीचे वाले में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नीचे वाले का, ठीक है ध्यान से समझिए, डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। कैसे भाई, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास, मास अपॉन वॉल्यूम, या क्वांटिटी अपॉन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए, वॉल्यूम तो दोनों में हमने सेम लिया था 1 मीटर स्क्वायर, ऑल्दो इसको एरिया बोलेंगे, बट मैं इसको वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब अगर आप ऊपर से कट किए और 1 मीटर क्यूब नीचे से, तो आप देख रहे हैं नीचे वाले में 3 साढ़े 3 एटम है, ऊपर में कितने हैं, 2 या 2.5 बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम में जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली कोल्ड एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आपको रटना पड़ेगा, यस रटना पड़ेगा, या फिर आप एक फॉर्मूला याद रख लो, Pm = DRT। ये क्लास 11th में फॉर्मूला है ना, 9th में आप खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो Pm = DRT, मैं आपको सब बता देता हूँ कि क्या है इस फॉर्मूला। एम जो होता है मोलर मास ऑफ गैस हो गया, क्या हो गया ये, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, या एयर बोल सकते हैं। पी इज़ प्रेशर, डी इज़ डेंसिटी, आर इज़ गैस कांस्टेंट, टी इज़ टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक और फॉर्मूला आप याद रखे रहिए, क्या, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें डेंसिटी नहीं था इसलिए मैं आपको ये भी फॉर्मूला बोल रहा था याद रखने के लिए, है ना। या सिर्फ एक फार्मूला भी आप याद रख सकते थे, बट इसके साथ और भी फार्मूले होते तो आप इस फार्मूले में पहुंच जाते। कैसे, हमें पता है कि पी को मैं एन वाई वी लिख सकता हूँ और यहाँ पे आर टी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या इसको और भी लिख सकता हूँ, पी एन को क्या लिख सकता हूँ। अब छोड़िए, देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो और डिटेल में आपको थोड़ा सा माइट भी कन्फ्यूज़न हो या फिर लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, 11 12 पढ़ा रहे हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इस पे पहुँच सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट होता है, ठीक है, सॉरी, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, सॉरी सॉरी, जस्ट वेट। क्योंकि यहाँ पे दो फार्मूले हैं तो इसलिए फिर कर देता हूँ। देखिए, जस्ट वेट, आसान है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। हमें पता है क्या, पी मोल्स, एन जो होता है यहाँ पे क्या है, मोल्स है, और मोल्स का हमें पहले से फार्मूला पता होता है क्या, कि वेट अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम आपको ऑक्सीजन का, 2 ग्राम ऑक्सीजन का आपको मोल्स बताना है ना। तो आप, इसका वेट कितना हो गया, 2 ग्राम, मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, 16 दूना 32, यहाँ पे 2/30। इस तरीके से 1/16 मोल्स निकाल सकते हैं। खैर, क्लियर हो गया। अगर मोल्स निकालने को आ जाए एग्जाम में, क्या पता बीपीएससी में न्यूमेरिकल में पूछ दे, क्योंकि क्लास 9th में है। तो मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, इस तरीके से निकाल सकते हैं। वेट आपको दिया रहेगा, मोलर मास आपको इसके लिए एटॉमिक मास दिया रहेगा ब्रैकेट में, जैसे ऑक्सीजन के ब्रैकेट में ए इक्वल टू आपका 16 दिया रहेगा, है ना, और जेड इक्वल टू, सॉरी 8। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं वेट अपॉन क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास, नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और यहाँ पे आर टी। अब आपको पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, या मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। इसको इधर ले जाइए तो पी एम इक्वल टू क्या हो गया, डी आर टी। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इतने चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ दो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख लो, क्या करना है, याद भी हो जाएगा। एक पी एम इक्वल टू डी आर टी और एक पी बी इक्वल टू एन आर टी, बस। और एक ये भी याद रख लो, क्योंकि 9th क्लास में है ये फॉर्मूला नहीं है, पी एम इक्वल टू डी आर टू, पी बी इक्वल टू एन आर टी भी नहीं है, बट ये पूछा गया है पी बी इक्वल टू एन आर टी आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए बताना ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यह काफ़ी 11th में पढ़ा रहा हूँ आपको, बट स्टिल अगर इतना याद रखे रहते हैं तो एक आध दो क्वेश्चन हार्ड भी आ जाएंगे, तो यू कैन डील विथ इट, है ना। खैर, आपने क्या सीखा अभी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये सीखा आपने कि अगर कोई कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो ये हमेशा क्या करेगा, सिंक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हमेशा। वहीं पे अगर मैं वार्म एयर की बात करूं तो आपको पता है वार्म एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम, तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये क्या होगा, हमेशा राइज करने की कोशिश करेगा, क्यों,
क्योंकि प्रेशर कम इसका मतलब लो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा इसका मतलब हाई प्रेशर। आ गया समझ में? यहाँ पे क्या हो गया? हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कि वार्म एयर क्या करता है बेसिकली? लो प्रेशर क्रिएट करता है। वार्म एयर क्या करता है? वार्म एयर क्रिएट लो प्रेशर। ठीक है, कोल्ड एयर क्रिएट हाई प्रेशर। याद रख लेना। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि अगर कहीं पे ये ओशन है और ये ओशन का ऊपर का हिस्सा गर्म हुआ, ठीक है, और नीचे कोल्ड एयर होते हैं, तो आपको पता है कि ये वार्म एयर जब यहाँ से जाएंगे, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वार्म एयर यहाँ पे जाएंगे तो लो प्रेशर क्रिएट होगा? बोलो। जब भी वार्म एयर होता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर, और ये हमेशा राइज करता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर हुआ। अब नीचे क्या है बताओ? कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर कैसा होता है बताओ? हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाई प्रेशर हमेशा मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ? ना तो बोल ही सकता हूँ। तो हाई प्रेशर क्या करेगा? लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो स्पेस खाली होगा दैट इज़ फिल्ड बाय दी हाई प्रेशर और कोल्ड एयर, है ना? तो इसी को जब ये ऊपर वाला एयर उठ के बाहर जाए और नीचे से ऊपर आए, इसी को क्या बोलते हैं अपन? अपवेलिंग। क्या बोलते हैं? अपवेलिंग। तो आपने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी में कि अपवेलिंग कैसे हो। ठीक है, तो आप प्रेशर कह लो, डेंसिटी कह लो, मैं इसको डेंसिटी इससे भी समझा सकता हूँ। कैसे? कि अगर ऊपर ये एयर हुआ, यहाँ पे वार्म एयर था, डेंसिटी कम थी, तो डेंसिटी कम थी तो वेट कम था, ये ऊपर गया। यहाँ पे डेंसिटी हाई थी तो क्या था? नीचे था। अब यहाँ पे चला गया, जगह खाली हो गई, तो ये इसकी क्या करेगा? जगह ले लेगा। क्योंकि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डेंसिटी जो होता है, ठीक है, जिसका ज़्यादा ज़्यादा होता है उसका वेट ज़्यादा होता है ना, और वो भारी होता है। ये मैं अब बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो अपवेलिंग क्या होता है? बेसिकली जो हाई प्रेशर या कोल्ड एयर होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। लो प्रेशर में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम किस लिए होते हैं? क्योंकि एटम्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स होल्ड नहीं कर पाता बेसिकली लो प्रेशर में। क्लियर है? वार्म एयर में। तो कोल्ड एयर में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ट्रैप होते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड एयर जब ऊपर जाएगा तो बहुत सारा न्यूट्रिशन भी लेके जाएगा। तो अब ये न्यूट्रिशन लेके जाएगा तो इसको कौन खाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। जब इसको फाइटोप्लैंक्टन्स खाएंगे, ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे फिशिंग की भी क्या होगी? बढ़ेंगी, है ना? क्लियर हो गया? यहाँ पे फिशिंग बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ ध्यान रखे रहना आप लोगों को। अपवेलिंग क्लियर हो गया? कोल्ड एयर से प्रेशर को मैंने कैसे इंटरलिंक किया, ये आपको अच्छे से याद रखे रहें। क्लियर हो गया? और प्रेशर से कैसे आप याद रखे रहेंगे, ध्यान से देखिए। अब जैसे अब होता क्या है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, तो आपको पता है कि अर्थ में ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और इस तरीके से ऊपर आप पोल पे जाते हो, है ना? ये 23 डिग्री और ये 60, ठीक है। उसी तरीके से आप नीचे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 23.5 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से, और यहाँ पे पोल आ जाएगा। मैं आपको ज्योग्राफी तो यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए कि कैसे आपको सोचना है। अब आपको पता है कि ये ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। हमें पता है कि सन जो होता है, ठीक है, 12 मंथ यानी 12 महीने में सन जो होता है एक जगह फिक्स नहीं रहता, वो अपना क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करते रहता है। बेसिकली अर्थ अपना डायरेक्शन सन के चारों तरफ चेंज कर रही होती है, बट हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? अर्थ को फिक्स मान के सन की मूवमेंट को पढ़ते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, उसी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि डाउट ना रहे। क्लियर है? तो मूवमेंट कौन करता है? अर्थ करता है सन के चारों तरफ। अब आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? कैसे? ध्यान से देखिए। आपको पता है कि अगर मैं अभी बात करूं जून के मंथ में, ठीक है, जो गर्मी के दिनों में, तो जो हमारा सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। तो इधर हीटिंग क्या होगी बताओ? इस वाले एरिया में हीटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप बताओ, सन इधर ज़्यादा है, हीटिंग ज़्यादा होगी। हीटिंग ज़्यादा होगी तो वार्म एयर बनेगा ये, या वार्म वाटर हो जाएगा। अब वार्म वाटर हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा? यस, लो प्रेशर होगा। सिमिलरली इधर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि इधर अगर समर है तो इधर समर नहीं होगा, इधर विंटर होगा। सिमिलरली दिसंबर के मंथ में ये उल्टा हो जाता है। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है? चेंज होते रहता है, ठीक है, सीजन वाइज। ये बात समझ में आ गई?
ये तो मैंने आपको नॉर्थ साउथ पर्सपेक्टिव में बताया, या नदर्न हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर के पर्सपेक्टिव में बताया। आप यही चीज़ क्या सोच सकते हो, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कभी पैसिफिक ओशन वार्म होता है, ये क्या होता है आपका, कोल्ड होता है, तो अगेन एयर इधर से इधर जाएंगी, है ना। तो बेसिकली क्या है, आपको ये ध्यान रखे रहना है, क्या ध्यान रखे रहना है कि किसी भी एयर का मोमेंट आप प्रेशर के टर्मिनोलॉजी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रेशर काम कैसे करता है। आगे समझ में, ज्योग्राफी में कैसे प्रेशर को सोचना है, ये भी एक आपने प्रेशर का टर्म पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा। अब अगर आप अर्थ के किसी भी लैटिट्यूड पे अगर आप हर जगह होमोजीनियस, ठीक है, या यूनिफॉर्म प्रेशर को आप मेज़र करते हैं तो ये आपको आइसोबार कहलाता है। मतलब अगर सेम एल्टीट्यूड पे हर जगह प्रेशर सेम हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया 23 डिग्री नॉर्थ। अगर ये 23 डिग्री नॉर्थ पे हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, अगर हर जगह प्रेशर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आइसोबार लाइन है। क्या है, आइसोबार। तो आइसोबार का मतलब क्या, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, बार का मतलब प्रेशर। बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हम पास्कल में मेजर कर सकते हैं, बार में भी मेजर कर सकते हैं, टॉर में भी मेजर कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन फ्लूइड डायनेमिक्स, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल ये प्रेशर प्रेशर की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे आपको सोचना है ज्योग्राफी में। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में क्या है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट तो दोनों काउंटर पार्ट तो नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, सारी टर्मिनोलॉजी वहीं उसमें काम करती है। कैसे, ध्यान से देखो। अब जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, अगर इन्वायरमेंट में इसको इंटरलिंक करना है तो आप अगेन इन्वायरमेंट में आप बायोम्स पढ़ते हो, है ना, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं या आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हो। तो बायोम भी क्या है, बेसिकली एक सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर पे बेस्ड क्या है, एक तरीके का मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है, जिसको आप क्या बोलते हो, बायोम्स। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर में एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन बहुत लंबे एरिया में पाई जाती है, तो आप क्या बोलते हो कि ये बायोम्स है। अलग अलग टाइप की बायोम्स होती हैं। क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या है, आपको ये बातें ध्यान में रखे रहनी। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, लाइक अब जो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, दैट विल डील विद द फ्लूइड डायनेमिक्स। ज्योग्राफी में आपको यही सब सोचना है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ एयर, है ना। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ एयर अगर आप प्रेशर या डेंसिटी से लिंक कर पा रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे वार्म एयर हो गया, ठीक है, कोल्ड एयर होगा, उसी तरीके से आप वार्म करंट कोल्ड करंट को भी आप इंटरलिंक कर सकते हो। कैसे, अरे भाई, अगर कहीं पे अगेन वार्म करंट है तो आपको पता है कि वार्म एयर करंट जो होगी क्या होगी, हल्की होगी, ये लाइटर होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा हमेशा। ठीक है, कोल्ड एयर क्या हो, कोल्ड करंट क्या होगा, हैवी होगा। ठीक है, तो वो सिंक करने की कोशिश करेगा, ऊपर राइज नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ना, वार्म जो होता है वो कैसा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, आपको मैंने बताया था। क्लियर हो गया। कोल्ड हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो आप अभी मैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, आपको टेम्परेचर का भी पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर से कैसे इसको कंपेयर करेंगे। अभी मैंने आपको प्रेशर से बताया, अगली वीडियो टेम्परेचर पे करूंगा। ठीक है, तो प्रेशर समझ में आया क्या। अभी देखो मैंने प्रेशर पूरा नहीं पढ़ाया क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स का भी तो पार्ट है ना प्रेशर, तो वहाँ पे मैंने छोड़ा। अभी तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ज्योग्राफी पैरेलली पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये प्रेशर के बारे में हमने सारी डिटेल्स ले ली जो हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दी टुडे क्लास।